हार्दिक पांड्या, नजीबुल्लाह ज़ादरान और मुस्तफ़िज़ हुसैन, ये तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि इस एशिया कप में जो मिडल ऑर्डर है वही डिसाइड करेगा कि इस बार का चैंपियन कौन बनेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू चेंडूज व्यू। एशिया कप के पहले मुकाबले के बाद दो बहुत ही अच्छे मुकाबले हुए हैं। पहला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के पिछले कुछ मुकाबले पूरी तरह से वन साइडेड रहे हैं। यहाँ तक कि 2015 से लेकर अब तक सारे मुकाबले वन साइडेड रहे हैं। जो भी टीम जीती है उन्होंने बहुत डोमिनेट किया है उस पर्टिकुलर गेम में। काफ़ी सालों बाद इंडिया और पाकिस्तान की एक ऐसी गेम हुई जो उनकी राइवलरी को पूरी तरह से डिफाइन करती है। अगर हम पाकिस्तान की बल्लेबाजी से बात करें तो मैंने पहले ही कहा था कि उनकी बैटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिजवान है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। उन्हें 42 गेंदों में सिर्फ 43 रन करके एक तरीके से पूरी इनिंग्स को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और उसके कारण था भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने 2020 के वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब शुरुआत की थी, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने इस बार बहुत ही सटीक और बहुत ही लाइन एंड लाइन के साथ बॉलिंग की। पहले 2 ओवर में उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को कहीं जाने ही नहीं दिया और मैच की सबसे बड़ी विकेट जो थी बाबर आजम की, वो उन्होंने एक बाउंसर से छटका ली। हार्दिक पांड्या अपनी बॉलिंग में ज़्यादातर शॉर्ट बॉल ही करते हैं और ये पूरी दुनिया को पता है। इसके बावजूद पाकिस्तान के टॉप 5 बैट्समैन 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सारे बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि उनकी जो वीकनेस जो वेस्ट इंडीज़ ने भी 2019 के वर्ल्ड कप में एक्सप्लॉइट की थी, वो भारत ने इस बार फिर से एक्सप्लॉइट की है, जहाँ पे उनका कोई भी बैट्समैन जो शॉर्ट बॉल को सही से खेल नहीं पाया। उनकी टेक्निक, मिडल ऑर्डर की जो टेक्निक है 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, फ़खर जमान, खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, ये चारों के चारों ऐसे बैट्समैन जिनके पास टेक्निक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पावर हिटिंग करते हैं, ना सिंगल्स ले सकते हैं ना डबल्स ले सकते हैं, सिर्फ छक्के मारने जाते हैं। और शायद इसी वजह से उनको इस टीम में लिया गया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हैदर अली जैसा बैट्समैन जो बाबर आजम के बाद उनको सबसे बड़ा बैट्समैन माना जाता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, उनको सिलेक्ट नहीं किया और उनकी जगह पे इफ्तिकार अहमद को सिलेक्ट किया गया, ये बता के कि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, जो हमने देखने नहीं मिली। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या के अलावा अरिजीत सिंह ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी शुरुआत में, और डेथ में भले उनको 2 छक्के पड़ गए, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेट छिटका ली थी, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 147 के स्कोर पे रोक दिया। अब हम बात करते हैं भारत के बल्लेबाजी की, और सबसे सबसे ज़्यादा किसी ने अगर डिसअपॉइंट किया रहेगा वो है केएल राहुल। हम सभी को ऐसा लगा था कि जब पाकिस्तान ने सिर्फ 147 रन बनाए तो भारत भी ये गेम 8 विकेट, 9 विकेट या 10 विकेट से गेम जीत सकती है। लेकिन केएल राहुल हमेशा की तरह अंदर आती हुई गेंद पे बोल्ड हो गए, पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, इनका उन्हें कोई पता नहीं चला। और एक ऑर्डिनरी बॉलर नसीम शाह जैसा एक ऑर्डिनरी बॉलर को उन्होंने एक अच्छा बॉलर बना दिया, जिसकी वजह से ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली ये आगे कुछ कर पाए। नसीम शाह का ये डेब्यू गेम है, उनकी अगर आपने बॉलिंग देखी हो टेस्ट मैचेस और वनडे में भी, वो ज़्यादातर बॉल को सिर्फ अंदर ही लाते हैं, बाहर उनकी बॉल जाती नहीं है। और बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर है जो 138 से 140 की स्पीड पर डालते हैं। लेकिन केएल राहुल की विकेट ने उसके बाद भारत को एक बैकफुट पर ला दिया, और उनको फिर वही डर लगा जो उनके साथ हुआ था 2020 के वर्ल्ड कप में, कि अगर उनके ऊपर से विकेट गिर गई तो पीछे का भी मिडल ऑर्डर वो शायद संभाल नहीं पाएगा। और इसी कारण से रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने पूरे खुले अंदाज में नहीं खेल सके और सिर्फ अपनी विकेट बचाने के चक्कर में लग गए। विराट कोहली ने 2-3 बहुत ही खूबसूरत शॉट खेले, लेकिन जो हमने पिछले आईपीएल में भी देखा था और उसके पहले भी जो हम विराट कोहली के साथ देखते आए हैं कि उनके स्ट्राइक रेट 100 और 120 के दरमियान ही रह जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलते हैं, लेकिन इन दी एंड अपने विकेट फेंक के चले जाते हैं, जिसका उनकी टीम को कोई फायदा नहीं होता। इस सिचुएशन भी वही हुआ। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतने बॉल कंज्यूम कर लिए कि जब तक वो आउट हो चुके थे भारत का रिक्वायरमेंट 8 के पार चौक चुका था। लेकिन इस गेम का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो खेला राहुल द्रविड़ ने, जो रोहित शर्मा आउट हुए मोहम्मद नवाज की गेंद पे। उन्होंने भेजा रविंद्र जडेजा को। इस पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक ही बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है और उसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया राहुल द्रविड़ ने। तो शादाब खान और मोहम्मद नवाज एक साथ बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने तकरीबन 7 ओवर एक साथ डाले और वहां पे उन्होंने रविंद्र जडेजा को भेज दिया। और रविंद्र जडेजा निराश भी नहीं किया, उन्होंने मोहम्मद नवाज को काफी अच्छी तरीके से खेला। रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव बड़े ही ठीक ठाक तरीके से भारत को आगे लेके जा रहे थे, और उस स्टेज पे जहाँ पे इंडिया को एक्सीलरेट करना था, वहीं पे सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही खराब शॉट खेल के अपनी विकेट फेंक दी। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मुकाबले में भी यही किया था, एक अच्छी शुरुआत करके अपनी विकेट फेंक दी थी, आज भी उन्होंने वही किया। लेकिन उसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा मैच विनर। इस कंडीशन में फिलहाल भारत का सबसे बड़ा जो मैच विनर है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही शानदारी तरीके से बैटिंग की। हार्दिक पांड्या पहले ही बॉलिंग से 3 विकेट ले चुके थे, लेकिन अब जो सिचुएशन थी जब वो बैटिंग करने आए तब भारत को तकरीबन 9 या 10 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, लेकिन रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने कभी भी उस रन रेट को 10 के आगे नहीं जाने दिया। हर ओवर में एक बाउंड्री लगा देते थे, हर ओवर में एक छक्का लगा देते थे। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने नसीम शाह पे और हार्दिक पांड्या ने हारिस रॉफ पे अटैक किया, ये क्लियर दिखाता कि उनकी प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी। शाहनवाज धानी जो बहुत ही अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे थे, उन पे उन्होंने ज़्यादा चांसेस नहीं लिए और सिंगल और डबल्स पे ही फोकस किया। लेकिन जैसे ही नसीम शाह की इंजरी हुई, जैसे उनको क्रैम्प्स आने लगे, रविंद्र जडेजा ने उनको उसी ओवर में एक छक्का और चौका लगा दिया, और अगले ओवर में
जब हारिस रॉफ बॉलिंग करने आए तभी हार्दिक पांड्या ने 3 चौके लगा के एक तरीके से मैच को फिनिश कर दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे और यहाँ पे आती है एक ट्विस्ट। बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज का एक ओवर पूरे मैच में बचा के रखा था क्योंकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे थे और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन यहीं पे उनकी मिस्टेक होगी और उन्होंने मिस कैलकुलेट करके आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज तक रखा दिया। उनकी कप्तानी इतनी बुरी थी पूरे मैच में, जितने चांसेस पाकिस्तान को मिले थे इस मैच को कंट्रोल करने के लिए वो सारे उन्होंने गंवा दिए। रविंद्र जडेजा पहली बॉल पे बोल्ड हो गए थे, वो एक छक्का मारने गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली बताया था कि उनकी और हार्दिक पांड्या के बीच में ये बात हुई थी कि पहला बॉल ही वो छक्का मारे जाएंगे ताकि जो बाकी का प्रेशर है वो निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने बहुत ही समझदारी से सिंगल लेके हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दी थी। हार्दिक पांड्या ने से एक बॉल डॉट हो गई थी, लेकिन उनका जो रिएक्शन था दिनेश कार्तिक को वो साफ दिखाता था कि वो कितने कूल और कंपोज थे, उनको कितना कॉन्फिडेंस था कि वो मैच इंडिया में जिता देंगे और वही हुआ। अगली बॉल पड़ी शॉट और उन्हें लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया और भारत को एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इससे एक साफ पता चल गया है कि जब भारत के 1, 2 और 3 परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद जो भारत का मिडल ऑर्डर है विदाउट ऋषभ पंत वो इतना केपेबल है कि पूरे मैच को सही तरीके से कैरी ऑन करके मैच को जिता सकते हैं। और इससे ये भी दिखाता है कि भारत का जो मिडल ऑर्डर है वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर से कहना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो सिंगल डबल ले सकते हैं, साथ ही चौके और छक्के भी मार सकते हैं, तो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। और इसी वजह से अगर कोई बात करता है कि टॉप 2 सबसे फेवरेट कौन है इस टूर्नामेंट में, तो भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया जाएगा। जी हाँ, अफगानिस्तान एक पहली टीम हो चुकी है इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर दिया है। अफगानिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को एक बहुत ही आसानी से हरा दिया था और 10.1 ओवर में पूरा स्कोर चेस कर दिया था। और उनका दूसरा मैच जो बांग्लादेश के साथ कल हुआ है उसमें उसी तरह से लग रहा था कि मैच भी उसी रोक जा रहा है। बांग्लादेश की शुरुआत बहुत ही खराब थी और मुजीब ने अपनी स्पिन बॉलिंग से बांग्लादेश को कहीं भी हिलने नहीं दिया। उन्होंने ऊपर के तीनों विकेट निकाल के पावर प्ले के अंदर ही बांग्लादेश के एक तरीके से कमर तोड़ दी, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड थी शाकिब अल हसन की विकेट जो उनके कप्तान है। शाकिब अल हसन जो काफी टाइम के बाद कमबैक कर रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, उनको इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश का कैप्टन बनाया गया है। और जो अगर नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं तो बांग्लादेश का जो मिडल ऑर्डर है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास मुशफिकुर रहीम और मोहम्मदुल्लाह जैसे बैट्समैन पड़े हुए हैं। लेकिन मुजीब ने जो अपनी ओपनिंग स्पेल थी उन्हीं में जो टॉप 3 बैट्समैन है उनको आउट कर दिया था और पूरा गेम ओपन कर दिया राशिद खान के लिए। राशिद खान ने भी आते ही मुशफिकुर रहीम और आतिफ हुसैन इनको आउट कर दिया। तब तक इतना क्लियर हो चुका था कि जो दुबई की विकेट है और शारजा की विकेट है बिल्कुल अलग है। शारजा में स्पिनर्स का रोल बहुत ही अहम होने वाला है, जो हमने कल की मैच में देख लिया था। ऊपर की 5 विकेट गिरने के बाद एक अहम पार्टनरशिप लगती है महमूदुल्लाह और मुसद्दिक हुसैन के बीच में। मुसद्दिक हुसैन ने यह दिखा दिया कि अगर भारत के पास हार्दिक पांड्या है तो बांग्लादेश के पास मुसद्दिक हुसैन है। एक ऐसी पिच पे जहाँ पे उनका कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, जिसकी स्ट्राइक रेट किसी की भी 100 के ऊपर नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ 31 गेंदों में 48 रन बना के उन्होंने बांग्लादेश का स्कोर एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचा दिया था। 127 का स्कोर डिफेंडेबल लग रहा था, क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले कुछ मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 122, 130 और 125 का स्कोर डिफेंड किए हुए थे और बांग्लादेश ने शुरू उसी तरीके से किया। अफगानिस्तान ने जो पिछला मैच था उनका अगेंस्ट श्रीलंका, वहां पे उन्होंने 6 ओवर में ही 83 रन लगा दिए थे, लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग के सामने ऐसा नहीं हुआ। शाकिब अल हसन ने 4 ओवर में से 13 रन लेके एक विकेट निकाली और उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है अफगानिस्तान के, जो बहुत ही फ्रीली खेलना पसंद करते हैं, उनको रोक के रखा। बांग्लादेश ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी कि अफगानिस्तान का रन रेट 13 ओवर तक कभी भी 6 के ऊपर नहीं गया। इनफैक्ट जब मोहम्मद नबी आउट हुए थे 13 ओवर की लास्ट गेंद पे, तब उनका स्कोर था 62 रन और अगले 7 ओवर में उनको चाहिए थे 69 रन। और यहाँ पे अफगानिस्तान ने अपनी मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ दिखाई जब नजीबुल्लाह क्रीज पे आए। एक ऐसा गेम जहाँ पे 13 ओवर तक सिर्फ 62 रन बने थे और अगले 7 ओवर में 69 रन चाहिए थे और जहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला हो रहा था, वहाँ पे नजीबुल्लाह ने आके एक ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने 17 गेंदों में 43 रन बनाए, जहाँ पे एक चौका अच्छे छक्के लगाए। एक ऐसी गेम है जहाँ पे मुसद्दिक हुसैन के अलावा किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर नहीं है, वहाँ पे नजीबुल्लाह ने आके ऐसी पारी खेली है जो कभी भी भूली नहीं जाएगी। अफगानिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर ने इस तरह की पारी आज तक कभी खेली नहीं है। नजीबुल्लाह ज़ादरान और इब्राहिम ज़ादरान इन दोनों ने इस गेम को फिनिश किया और एक तरह से दिखा दिया कि जो डार्क और श्रीलंका को माना जाता था वो असल में अफगानिस्तान है और उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इन सबसे बेटर है। ये एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किसी भी और टीम ने एक आगे के स्टेज में क्वालिफाई कर लिया हो इन सभी के पहले। अफगानिस्तान ने साफ साफ दिखा दिया कि उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है और बैट्समैन जैसे कि मोहम्मद नबी और राशिद खान इन्होंने अब तक फायर भी नहीं किया और उसके पहले ये सुपर 4 में पहुंच चुके हैं। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इनसे बहुत ही खतरा है। सुपर 4 के मुकाबले बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन हमें देखना होगा कि सुपर 4 में इंडिया और अफगानिस्तान का छोड़ के बाकी 2 टीम कौन सी आने वाली है, क्योंकि हांगकांग का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जो मैच होगा बहुत ही कांटेदार होने वाला है। लेकिन आज का जो मैच है वो खेला जा रहा है भारत और हांगकांग के बीच।
ये जो सबसे बड़ा सवाल अगर एक ही है तो वो है ऋषभ पंत। क्या ऋषभ पंत को आज खेलने का मौका मिलेगा या दीपक हुडा को आज खेलने का मौका मिलेगा? केएल राहुल का फॉर्म जो इतना खराब चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्या वो फॉर्म में आ सकते हैं या नहीं? भारत सिर्फ इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगा। केएल राहुल के पास एक बहुत अच्छा मौका है जहां पे वो खुल के खेल के अपना फॉर्म वापस ला सके। जैसे मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है, केएल राहुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है भारत के सेटअप के लिए। अगर वो फायर नहीं करते हैं तो एक पूरा चांस है कि ऋषभ पंत को उनकी जगह पे ओपन करने का मौका मिल जाए, या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ये ओपन करे, सूर्य कुमार यादव 3 पे खेले और ऋषभ पंत 4 पे खेले। लेकिन ये तभी होगा जब केएल राहुल अगले कुछ मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, एशिया कप में पूरी तरह फ्लॉप होते हैं और शायद जो अगली सीरीज है भारत की ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहां भी परफॉर्म ना करें। तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि केएल राहुल टीम से ड्रॉप होंगे। लेकिन उनको उनकी फॉर्म ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के मैच में भी मेरे जो पावर प्लेयर है वो है केएल राहुल। केएल राहुल अगर आज परफॉर्म कर देते हैं तो शायद सुपर 4 के मुकाबले में वहां पे कुछ कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। भारत का कल जो नेट सेशन हुआ था वहां पर ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और केएल राहुल ये 3 बैट्समैनों ने बैटिंग की थी। केएल राहुल ने सिर्फ और सिर्फ लेंथ बॉल से बैटिंग प्रैक्टिस की थी, जबकि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ये दोनों ने अपने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की थी। इसलिए देखना बहुत ही अहम होगा कि क्या ऋषभ पंत को आज मौका दिया जाता है। मेरी प्रेडिक्शन फिर से वही है कि जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा। लेकिन आज का मैच भारत का हांगकांग के साथ है, तो शायद अगर टॉस आज ना भी जीते तो भी इनको मैच आज जीतना चाहिए। इसके अलावा जो इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस होगी उसके लिए हम कल जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।